Global Degree College Peshawar introduces online classes for FSC students under the supervision of its founder, Engineer Muhammad Salim Khan. For more updates, please subscribe our channel. आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा मैं चैप्टर नंबर 8 में मज़ीद आगे जाऊँगा, वेव्स। बेटा मेरे टॉपिक का नाम है न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन फ्लूइड्स। लेकिन इससे पहले आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ जो आपके कोर्स में नहीं है, लेकिन आपको हेल्प करेंगी इस टॉपिक को समझने में। बेटा स्ट्रेस का फार्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फार्मूला होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। बेटा एक होता है स्ट्रेस, उसका फार्मूला भी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, प्रेशर का फार्मूला भी फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। तो दोनों में फ़र्क क्या है? मैं अक्सर पूछता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग ये बताने से कासिर हो जाते हैं। इवन आपकी किताब में भी ये गलत है। ठीक है बेटा, सपोज़ ये दीवार है, इस दीवार में मैं बाहर से फोर्स लगा रहा हूँ, लेकिन ये दीवार गिरती नहीं है। क्यों नहीं गिरती? क्योंकि मेरे फोर्स का असर कैंसिल हो जाता है। क्यों कैंसिल हो जाता है? क्योंकि अंदर रिएक्शन पैदा हो जाता है। वो रिएक्शन कितना होता है? उतना ही होता है जितना मैं बाहर से फोर्स लगाता हूँ। तो इसका मतलब है दो फोर्सेस हो गए, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन नेचर में फ़र्क है। एक अप्लाई है और एक अंदर इंड्यूस्ड है। वो जो एक्सटर्नल फोर्स होता है उसको एरिया पे डिवाइड करो, दैट इज प्रेशर, और वो जो इंटरनल होता है उसको एरिया पे डिवाइड करो, दैट इज स्ट्रेस। सो ये दोनों में मेन फ़र्क है कि प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द बॉडी, स्ट्रेसेस आर प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। ये दोनों में मेन फ़र्क है। अच्छा, इंटरनल रिएक्शन कितना होगा? उतना ही जितना मैं बाहर से फोर्स लगाऊंगा। इसका मतलब है कि मैथमेटिकली स्ट्रेस और प्रेशर इक्वल है, लेकिन कंसेप्चुअली फ़र्क है। मैथमेटिकली सेम है क्योंकि बॉडी का फेल नहीं हो रहा। अच्छा, अब दोनों मैथमेटिकली सेम है, लेकिन मैं जो प्रेशर बाहर से लगाता हूं ये असल में है क्या? याद रखें, ये इस दीवार पर टोटल प्रेशर नहीं है, बल्कि ये प्रेशर में चेंज होता है। क्यों? मैं दीवार पर कोई भी प्रेशर नहीं लगा रहा, तो दीवार पर एक बाहर से प्रेशर है। किसका है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब जब मैं अपना प्रेशर लगाऊंगा तो इसका मतलब है कि दीवार पर अब मेरा भी प्रेशर है और एटमॉस्फेरिक भी प्रेशर है। तो ये मेरा वाला जो प्रेशर है ये इस दीवार पर टोटल प्रेशर नहीं है, बल्कि प्रेशर में चेंज है। इसका मतलब है कि हम जो प्रेशर लगाते हैं वो असल में चेंज इन प्रेशर होता है। हम जो प्रेशर लगाते हैं उतना ही अंदर स्ट्रेस भी पैदा हो रहा है। इसका मतलब है कि मैथमेटिकली स्ट्रेस इक्वल होता है चेंज इन प्रेशर के, हम इस तरह कह सकते हैं। लेकिन दोनों में असल में फ़र्क होता है, एक एक्सटर्नल होता है और एक इंटरनल होता है। मैथमेटिकली फिर दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो हम इस तरह कर सकते हैं। एक और चीज़ होती है स्ट्रेन, बिगाड़। आमतौर पर अगर हम स्प्रिंग वगैरह लेकर उस पर कोई फोर्स लगाएं, उसकी लेंथ वगैरह में चेंज आ जाता है, दैट इज स्ट्रेन। याद रखिए, जब इस दीवार पर हम जोर लगाते हैं दीवार में भी चेंज आता है, लेकिन इंतहाई कम। उसमें बिगाड़ आता है, लेकिन वो निग्लेजिबल है। मैं ऐसी चीज़ें लूँगा जिसमें वाजे हो, मिसाल के तौर पर स्प्रिंग वगैरह है। याद रखिए, अगर आप फोर्स लगाएंगे और फोर्स लगाने की वजह से स्ट्रेन आ जाता है, स्ट्रेन को हम इस निशान से जाहिर करते हैं जिसको बोलते हैं एप्सिलॉन, और इसको सिग्मा से जाहिर करते हैं। अब स्ट्रेन तीन किस्म के होते हैं। अगर बॉडी की लेंथ में चेंज आ जाए, उसको डिवाइड कर दो ओरिजिनल लेंथ पर। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि हम फोर्स लगाकर एरिया में चेंज आता है, जिस तरह कोई शीट वगैरह है, तो चेंज इन एरिया डिवाइडेड बाय ओरिजिनल एरिया, ये भी स्ट्रेन है। आप गेंद वगैरह लेकर उस पर जोर दे दो तो उसके वॉल्यूम में चेंज आता है, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वॉल्यूम, ये भी स्ट्रेन है। सो तीन किस्म के स्ट्रेन हो गए: लीनियर स्ट्रेन, सुपरफिशियल स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक या क्यूबिक स्ट्रेन। सुपरफिशियल सतह, सुपरफिशियल सतह को कहते हैं। ज्यादातर वैसे किताबों में इसका जिक्र नहीं होता है, ज्यादातर किताबों में लीनियर और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होते हैं। अब याद रखें, हमने पढ़ा है हुक्स लॉ कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। अब F से क्या मुराद है? फोर्स। अगर मैं फोर्स ज्यादा होगा तो अंदर रिएक्शन ज्यादा होगा, रिएक्शन का मतलब है स्ट्रेस ज्यादा होगा। इसका मतलब है इसकी बजाय मैं लगा सकता हूं स्ट्रेस। X से क्या मुराद था? X से मुराद था स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा। स्प्रिंग की लंबाई में इजाफा ज्यादा होगा तो बिगाड़ ज्यादा होगा, यानी स्ट्रेन ज्यादा होगा। इसकी बजाय स्ट्रेन लगाकर मैं हुक्स लॉ को इस तरह भी कह सकता हूं। याद रखो, इसको हुक्स लॉ नहीं बल्कि इसको जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ कहते हैं। जनरलाइज्ड फॉर्म यानी जनरल फॉर्म, जिसको हम उर्दू में बोलते हैं राइज किस्म, यानी ये वो किस्म है जो दुनिया में राज करती है, राइज है। मेरा कहने का मकसद है कि हुक्स लॉ असल में होता इस तरह है, लेकिन ज्यादातर लोग हुक्स लॉ को इस शक्ल में जानते हैं। ज्यादातर दुनिया में ये वाली शक्ल राज कर रही है, ये जनरल है, इसलिए इसको हुक्स लॉ नहीं बोलेंगे, इसको जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ बोलेंगे।
तो बेटा अगर आपके पास एमसीक्यूज आ जाए कि हुक्स लॉ और ये दोनों स्टेटमेंट्स हो ए बी, कौन सा करेक्ट करना है, ये वाला। अगर कहा जाए कि व्हाट इज द एग्जैक्ट स्टेटमेंट ऑफ जनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ हुक्स लॉ, फिर ये है। अक्सर एमसीक्यूज आ जाता है व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ हुक्स लॉ, ए ये होगा, बी ये होगा, सी में होगा बोथ ए एंड बी। बहुत सारे लोग कर देते हैं बोथ ए एंड बी, वो कहते हैं ये भी हुक्स लॉ ये भी हुक्स लॉ है, और आखिर बाहर आकर कहते हैं कि जी मैंने एमसीक्यू सही किए हैं। वो एमसीक्यू सही नहीं, वो गलत है बेटा। ये हुक्स लॉ है, ये हुक्स लॉ नहीं है, ये हुक्स लॉ की जनरलाइज्ड फॉर्म है। हुक्स लॉ बेसिकली ये, तो जनरलाइज्ड फॉर्म हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट को हम लोग बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। मॉडुलस कहते हैं मैग्नीट्यूड को, जिस तरह वेक्टर का मॉडुलस होता था। इलास्टिसिटी, लचक, व्हाट इज इलास्टिसिटी? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिकवर इट्स शेप व्हेन द एक्सटर्नल फोर्सेस हैज बीन रिमूव्ड। जब एक्सटर्नल फोर्सेस हैव बीन रिमूव्ड, आप उसको खत्म कर दें और बॉडी दोबारा अपनी शक्ल में आ जाए, दैट इज नोन एज इलास्टिसिटी। किसी बॉडी में इलास्टिसिटी की मिकदार हम इस कांस्टेंट से निकालते हैं। तो कोई बंदा पूछता है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की मैग्नीट्यूड क्या है, तो हम कहते हैं इट इज द रेशो बिटवीन द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। अब मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी दो किस्म की होती है, एक यंग मॉडुलस, एक बुल्क मॉडुलस। यंग मॉडुलस में हम स्ट्रेन लीनियर लेते हैं, बुल्क मॉडुलस में हम स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक या सुपरफिशियल। चूंकि ये ज्यादातर है नहीं तो मैं इसको जिक्र नहीं करूंगा। इसका मतलब ये है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। बुल्क मॉडुलस इज ऑफ टू टाइप्स, यंग एंड बुल्क मॉडुलस। यंग मॉडुलस इज द रेशो बिटवीन द स्ट्रेस एंड लीनियर स्ट्रेन। बुल्क मॉडुलस इज द रेशो बिटवीन द स्ट्रेस एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बेटा इस पे हम कंप्लीट डिस्कशन इंशाल्लाह ताला सेकंड ईयर में करेंगे। सेकंड ईयर में ये हमारे फिजिक्स के कोर्स में शामिल है, यहाँ पे शामिल नहीं है, लेकिन मुझे कुछ ज़रूरत पड़ रही थी, इस वजह से मैंने आपको इसका मतलब आपको पढ़ा दिया ताकि आपको समझ आ जाए। आता हूँ जनाब अपने टॉपिक की जानिब। अच्छा, बुल्क मॉडुलस मेरे पास ये आ रहा है। अब बुल्क मॉडुलस जब ये आ रहा है तो मैंने आपको ये भी कहा है कि स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस किसके बराबर होता है? चेंज इन प्रेशर। इसका मतलब है चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। दिस इज बुल्क मॉडुलस। मेरा कहने का मकसद ये है कि मैं ये सारी चीज़ें मिटा रहा हूँ और आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बुल्क मॉडुलस होगी, जो मुझे इस चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी, वो किसके बराबर होगी? बुल्क मॉडुलस स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और स्ट्रेस बराबर होता है चेंज इन प्रेशर। तो मुझे इस फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी ये सारी चीज़ें मैं मिटा रहा हूँ, ये बेटा आपके कोर्स में शामिल नहीं है, सिर्फ समझा दिए। आता हूं बेटा अपने टॉपिक की जानिब, न्यूटन फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड। सबसे पहले साउंड क्या है? साउंड मैंने कहा था द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन द एयर या द डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस इन अ वेव। वेव है, ये वेव की किस्म है। बेटा साउंड को जब आप कभी भी स्टडी करते हो तो आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी किसकी? सोर्स की, जो आवाज पैदा करेगा। जिस तरीके से मेरा मुंह है, आमतौर पर लेबोरेटरी में आवाज पैदा करने के लिए हम ट्यूनिंग फोर्क का इस्तेमाल करते हैं। ट्यूनिंग फोर्क को लेकर यहाँ से पकड़कर इसके प्रांग को हम किसी रबर वगैरह पे मारते हैं तो इसके प्रांग हवा में इस तरीके से वाइब्रेट होने लगते हैं। जब ये इस तरह जाता है, यहाँ मॉलिक्यूलों को कंप्रेस करता है, वापस आता है, यहाँ एलांगेशन पैदा हो जाती है, कंप्रेशन। तो सोर्स से मुराद ट्यूनिंग फोर्क हो गया। बेटा मैं साउंड को स्टडी कर रहा हूं, तो साउंड को स्टडी करने के लिए सबसे पहले साउंड का होना जरूरी है। होने के लिए सोर्स होना। अच्छा, आवाज तो पैदा हो गई, लेकिन आवाज को मूव करने के लिए जरूरत होती है मीडियम की, वास्ते की। अगर ये नहीं है, आवाज मूव नहीं करेगी। जब मूव नहीं करेगी, आप स्टडी कैसे करोगे? आवाज है भी, मूव भी कर रही है, तुम्हारे पास कान नहीं है, रिसीवर नहीं है, तो कैसे स्टडी करोगे? तो तीसरी चीज जो है वो जनाब आ जाती है रिसीवर, यानी ईयर। मेरा कहने का मतलब है टू स्टडी द साउंड, थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट: सोर्स, मीडियम एंड रिसीवर। इन तीनों के बगैर आप साउंड को स्टडी नहीं कर सकते। तो साउंड को अब जब हम स्टडी कर रहे हैं तो साउंड की हम निकालना चाह रहे हैं जनाब सबसे पहले स्पीड के। साउंड की जो स्पीड है वो एक साइंसदान है न्यूटन, उसने निकाली थी। न्यूटन ने क्या किया था? न्यूटन ने ये कहा था कि स्पीड ऑफ साउंड किसी भी मीडियम में दो चीज़ों पर डिपेंड करती है। एक उस मीडियम की लचक की मिकदार पर और एक उसकी डेंसिटी पर।
लचक की मिकदार के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लचक किसको कहते हैं? द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिकवर इट्स शेप। मिसाल के तौर पर एक मीडियम है, मैं आवाज़ कर रहा हूँ और आवाज़ की वजह से वो पार्टिकल जाकर, जिस तरह मैंने पहले कहा था, इसके साथ टकरा कर वापस आएगा। अब अगर लचक ज़्यादा होगी तो लचक ज़्यादा होने का मतलब ये जल्दी वापस आएगा, जल्दी वापस आकर आवाज़ के साथ टकरा कर जल्दी जाकर तो जल्दी जल्दी इस तरह करेगा। जल्दी जल्दी का मतलब है कि डिस्टर्बेंस जल्दी ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी स्पीड ज़्यादा है। तो स्पीड कब ज़्यादा होगी? जब इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी, डायरेक्ट रिलेशनशिप। दूसरा बेटा, डेंसिटी के साथ इसका इनवर्स रिलेशनशिप होगा। मिसाल के तौर पर मैं एक ऐसा मीडियम ले रहा हूं जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है। डेंसिटी का क्या मतलब है कि उस मीडियम यानी हवा के मालिक्यूलों की डेंसिटी ज़्यादा है, यानी उसका वज़न ज़्यादा है, भारी है। तो ज़ाहिर है भारी बंदा स्लो जाएगा, तो स्लो जाकर स्लो आकर तो आवाज़ की स्पीड कम हो जाएगी। हल्का बंदा होगा जल्दी जाए, तो डेंसिटी ज़्यादा स्पीड कम, डेंसिटी कम स्पीड ज़्यादा, इनवर्स रिलेशन। तो इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन ने जो फार्मूला दिया था वो इस तरह था। बेटा न्यूटन ने ये फार्मूला कोई ख्वाब में नहीं देखा होगा, बाकायदा लेबॉर्ट्री में जाकर उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करके टाइम वेस्ट किया होगा, उसके बाद इस तरह किया होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि न्यूटन्स थ्रू वेरियस एक्सपेरिमेंट्स शोड दैट द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एनी मीडियम डिपेंड अपॉन टू थिंग्स, इट्स इलास्टिसिटी एंड इट्स डेंसिटी, एंड द रिलेशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। अब हमारे टॉपिक, अब इस केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर आप सॉलिड्स ले लें तो सॉलिड्स में आमतौर पर लेंथ में चेंज आएगा, तो वो यंग मॉडुलस, वो जो पहले मैंने कहा था। और लिक्विड्स और गैसेस में आमतौर पर जब आवाज़ होती है तो उसमें आवाज़ इधर भी जाती है, इधर भी वॉल्यूम में चेंज आता है, तो इस वजह से बल्क मॉडुलस। अब हमारा फ्लूइड्स है तो इस वजह से हम इस यंग मॉडुलस की बातें नहीं करेंगे। अच्छा, फ्लूइड में भी हम ज़्यादातर यहाँ पे अपने कोर्स में एयर लेंगे, इस वजह से हम एयर की बातें करेंगे। तो हवा के लिए फिर ई की बजाय बीटा, डेंसिटी, व्हाट इज दिस? दिस इज बल्क मॉडुलस ऑफ एयर। व्हाट इज दिस? दिस इज डेंसिटी ऑफ एयर। नाउ दिस इज द फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन द फ्लूइड्स इन द एयर बाय न्यूटन. So Newton's through various experiments showed that the velocity of sound in any medium depend upon two factors. Firstly, it depends upon the elasticity of the medium, and secondly, it depends upon the density of the medium. Modulus elasticity of the medium is measured by the help of this constant, which is known as modulus of elasticity. In case of solids, it can be measured as Young modulus. In case of liquids and gases, it can be measured as a bulk modulus. While for air, the formula will become this. अब हमने इस फार्मूले पे काम करना है। अब इस फार्मूले पे काम करने के लिए सबसे पहले जरूरत पड़ेगी बुल्क मॉडुलस ऑफ एयर। हवा का बुल्क मॉडुलस क्या होगा? हवा का बुल्क मॉडुलस मालूम करने के लिए न्यूटन ने एज्यूम्ड किया, सपोज किया, तसव्वुर किया। बेटा उसने सपोज किया कि जब कभी आवाज हवा में जाती है ये आइसोथर्मल प्रोसेस करती है। आइसो सेम थर्मल मीन टेम्परेचर, टेम्परेचर सेम होता है। याद रखिए, जब कभी आवाज हवा में जाती है तो हवा में कंप्रेशन और एलांगेशन, कंप्रेशन और एलांगेशन, कंप्रेशन और एलांगेशन आ जाते हैं। याद रखो, जब गैसेस को हम कंप्रेस करते हैं, कंप्रेशन से गैस का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, एलांगेशन से गैस का टेम्परेचर कम हो जाता है। न्यूटन ने यह कहा कि ये कंप्रेशन है, यहां टेम्परेचर ज्यादा हो गया, ये एलांगेशन है, यहां टेम्परेचर कम हो गया, यहां टेम्परेचर ज्यादा, यहां कम, तो इसकी मिसाल हॉट बॉडी, इसकी मिसाल कोल्ड बॉडी। तो हॉट बॉडी से हीट फ्लो करके इधर चला जाएगा। कंप्रेशन से टेम्परेचर ज्यादा हुआ था, लेकिन हीट जब चला जाएगा दोबारा इसका टेम्परेचर कम होकर उतना हो जाएगा जितना ओरिजिनल था। एलांगेशन में टेम्परेचर कम हो गया है, यहां से हीट आकर दोबारा टेम्परेचर बढ़ाकर उतना कर देगी जितना टेम्परेचर था, तो नेट टेम्परेचर सेम रह जाएगा। इसका मतलब है न्यूटन सपोज that the rise in temperature during compression will equalize the effect of decrease in temperature during elongation, and the net temperature of the air remains constant. So we can say that it obeys isothermal process. Isothermal mean temperature constant है। temperature constant कौन सा process होता है? वो तो Boyle's law होता है। Boyle's law याद है? temperature constant होता है उसमें। इसका मतलब हम यहाँ पे PV is equal to constant लगा सकते हैं। अगर दो प्रेशर होंगे तो P1 V1 is equal to P2 V2। सपोज जनाब मेरे पास कोई एक सिलेंडर है, सिलेंडर में अंदर कुछ ना कुछ गैस है, उसका वॉल्यूम है V, ऊपर से कुछ ना कुछ प्रेशर है P। मैं क्या कर लेता हूं, ऊपर से प्रेशर पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, P प्लस डेल्टा P।
डेल्टा पी इज अ चेंज इन प्रेशर, जिसकी वजह से वॉल्यूम कम होकर V माइनस डेल्टा V आ जाएगा। नाउ दिस इज द इनिशियल सिचुएशन P1 V1, दीज आर द फाइनल सिचुएशन P2 V2। तो P1 की बजाय P लगा दो, V1 की बजाय V, P2 की बजाय P प्लस डेल्टा P, इसकी बजाय V माइनस डेल्टा V लगा दो। बेटा यहाँ पे मैं सिलेंडर ले रहा हूँ, ये असल में सिलेंडर्स की काम नहीं है, ये असल में साउंड और एयर का काम है। मैंने सिर्फ समझाया सिलेंडर की मदद से। असल में P से क्या मुराद है? हवा का अपना प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। V से क्या मुराद है? हवा का अपना वॉल्यूम। जब हम बातें करते हैं तो हमारी बातों से, मैंने पहले भी कहा था कि हमारी बातों से हमारे मुंह से प्रेशर निकलकर ये मॉलिक्यूल इसके करीब चले गए, तो मॉलिक्यूलों पर अब हवा का भी प्रेशर है और मेरे साउंड वाला प्रेशर भी है। तो ये डेल्टा P से मुराद है द चेंज इन प्रेशर ड्यू टू द साउंड वेव्स। तो टोटल प्रेशर P प्लस डेल्टा P हो जाएगा, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल करीब आकर वॉल्यूम उसका कम हो जाएगा, V माइनस डेल्टा V। डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू द साउंड वेव्स। अब डेल्टा P जो है ये बहुत कम होता है। डेल्टा P आवाज की वजह से चेंज तो बहुत कम है, ज्यादा नहीं होता। अगर ज्यादा होता और मैं बातें करता तो ये सामने जो लोग हैं तो इन पे काफी ज्यादा प्रेशर होता, तो मुझे कहते सर आवाज लगता मजा मुझे पकी दगो को टोला का हवा दे पमूरा रवाना, कोई फील नहीं होता आप लोगों को। क्यों फील नहीं होता? क्योंकि हवा के प्रेशर में चेंज आता है साउंड की वजह से, लेकिन कम होता है। वॉल्यूम में चेंज भी बहुत कम है। ये नहीं है कि वॉल्यूम बहुत कम हो जाता है, सारी हवा उधर चली जाती है और यहाँ पे बंदा होता है सर माँ सारे उधर का टोला का ऑक्सीजन हवा दे रहा, नहीं, इस तरह कुछ नहीं होता। मेरा कहने का मकसद है बेटा, डेल्टा P एंड डेल्टा V आर वेरी वेरी स्मॉल्स। तो जनाब P1 की बजाय, तो ये मैंने जस्ट सिलेंडर्स लिए, सिलेंडर की मदद से बेटा मैंने समझाया असल में ये सिलेंडर का काम नहीं है, ये एयर है। तो यहाँ पे P1 की बजाय P V यहाँ लगा, तो PV अपनी जगह, P को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करो PV, फिर P को इसके साथ मल्टीप्लाई करो, डेल्टा P को इसके साथ करो, डेल्टा P को इसके साथ करो। डेल्टा P इज वेरी वेरी स्मॉल, डेल्टा V अगेन स्मॉल। जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे आंसर बहुत कम आ जाएगा। 0.1 को 0.2 के साथ मल्टीप्लाई करो, 0.02 और भी कम हो गया। इतना कम हम इसे निगलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ये प्लस भी इधर आकर माइनस भी तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस इधर आकर प्लस हो जाएगा और ये अपनी जगह रह जाएगा। इसी तरीके से ये वॉल्यूम इधर आकर नीचे आ जाएगा और ये सारी चीज मैं उधर ले जाऊं। व्हाट इज दिस? दिस इज बल्क मॉडुलस। मेरा कहने का मकसद है कि न्यूटन ने कहा था कि बुल्क मॉडुलस हवा का बराबर होगा हवा के प्रेशर के। इसका मतलब ये है कि न्यूटन ने जो फार्मूला दिया था फॉर द स्पीड ऑफ साउंड वो इस तरह था कि V इज इक्वल टू बुल्क मॉडुलस की बजाय हवा का प्रेशर लगाओ, नीचे हवा की डेंसिटी लगाओ। नाउ दिस इज द फार्मूला गिवन बाय न्यूटन फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब अगर मैं इसमें एनटीपी सिचुएशन ले रहा हूं, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, या एसटीपी ले रहा हूं, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है जनाब? 0 डिग्री सेंटीग्रेड यानी 273 केल्विन। इस पे हवा का प्रेशर कितना होता है? 1 atm, जो कि 1.01 × 10⁵ पास्कल के बराबर होता है, या 1.01 बार के बराबर होता है, या जनाब बराबर होता है 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी, या 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, या 34 फीट ऑफ वाटर। बेटा पानी ले लो 34 फीट हाइट में, वो नीचे जितना जोर लगाती है हवा भी हम पर उतना ही जोर लगाता है। या 760 टॉरसिली, ये भी मुख्तलिफ यूनिट से प्रेशर की। वैसे आप ये निकाल भी सकते हो यहाँ से। कैसे? प्रेशर का फार्मूला होता है ρgh, हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा है। अगर मैं मर्करी किसकी लगाऊं, हाइट किसकी लगाऊंगा? मर्करी की, तो जनाब डेंसिटी भी मर्करी की लगाओ दो और 9.8। तो मेरा कहने का मकसद है आप ये भी निकाल भी सकते हो। अगर हम ये फार्मूला निकाल कर प्रेशर वगैरह निकालें, ये पुट करें, हवा की डेंसिटी 0.0129 किलोग्राम पर मीटर क्यूब वगैरह है, वो आप इसमें लगा दें, तो आप कैलकुलेशन करेंगे द स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फार्मूला 28100 सेंटीमीटर पर सेकेंड या 281 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। लेकिन अगर हम लेबोरेटरी में जाकर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 332 मीटर पर सेकेंड होती है बेटा। इसका मतलब ये है कि न्यूटन की जो वेलोसिटी ऑफ साउंड है वो कम है, तकरीबन 16% कम आती है। इसका मतलब है हमने जो न्यूटन की बातें कही हैं वो सारी की सारी क्या हैं?
गलत। जनाब हमने अब तक जो पढ़ा है वो गलत था। सब कुछ तो खैर नहीं, लेकिन यहाँ पे गलती हुई थी न्यूटन से। न्यूटन ने कहा था कि ये आइसोथर्म, और उसने एज्यूम किया था, सपोज किया था। सपोजिशन गलत भी तो हो सकती है। जब सपोजिशन गलत होगी तो फिर ये करेक्शन किसने की है बेटा? ये करेक्शन एक साइंसदान था जिसका नाम था लैप्लास, मैथमेटिशियन था, फ्रेंच का था। तो ये मेरे इसके बाद वाला छोटा सा टॉपिक है लैप्लास करेक्शन। गलती क्या हुई थी? न्यूटन ने ये कहा था कि कंप्रेशन है, इलांगेशन है, कंप्रेशन है, इलांगेशन है। न्यूटन ने ये कहा था कि कंप्रेशन से हीट फ्लो करेगी इलांगेशन की जानिब। ये हो ही नहीं सकता। उसकी मेन रीजन ये है कि सबसे पहले हीट इज नॉट अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दूसरी रीजन ये है कि जब कंप्रेशन होगा यहां टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, यहां टेम्परेचर कम होगा, हीट फ्लो करेगा, लेकिन हीट फ्लो करने के लिए कुछ टाइम की जरूरत होगी, 2 सेकेंड 3 सेकेंड। याद रखो, इससे पहले कि हीट इधर फ्लो करे, ये कंप्रेशन इधर आकर ये मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाते हैं, ये इलांगेट हो जाती है। मेरा कहने का मकसद है कि हीट फ्लो करने से पहले मॉलिक्यूल इलांगेट होकर इसका टेम्परेचर कम हो जाता है। ये कंप्रेशन इलांगेशन इतने तेजी से होते हैं कि हीट को कोई मौका ही नहीं मिलता कि वो फ्लो कर सके। इसका मतलब है हीट फ्लो नहीं करता। जब फ्लो नहीं करता तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं है। आइसोथर्मल टेम्परेचर कांस्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है। कहाँ? यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, थोड़ी देर के बाद कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा, फिर कम होगा, फिर बढ़ेगा, फिर। तो ये आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं, बल्कि ये एक और प्रोसेस है जिसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट फ्लो ना कर सके। द प्रोसेस इन विच हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज एडियाबैटिक प्रोसेस। जब ये एडियाबैटिक प्रोसेस है, आइसोथर्मल नहीं है, तो फिर हम बॉयल्स लॉ भी नहीं लगाएंगे। एडियाबैटिक का अपना कानून है, पी वी पावर गेमा इज इक्वल टू कांस्टेंट। दिस इज गेमा। गेमा बेटा एक कांस्टेंट होता है। हीट वाले चैप्टर नंबर 11 में हम 10 में डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये याद रखो कि गेमा की वैल्यू हवा के लिए 1.42 होती है। मुख्तलिफ गैसेस के लिए निकालने का तरीका हीट वाले चैप्टर में हम डिस्कस कर देंगे। तो फिर हम इसको किस तरह लिखेंगे? P1 V1 पावर गेमा इज इक्वल टू P2 V2 पावर गेमा, इस तरह लिखेंगे। या हम लिखेंगे PV पावर गेमा P2 P प्लस डेल्टा P, और इसकी बजाय V माइनस डेल्टा V, जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, हम इस तरह करेंगे। अब जनाब हम इसको खोलेंगे। बाइनोमियल फार्मूला है 1 प्लस एक्स होल पावर n, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2 एन माइनस 1 2 3 एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई x की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3 इंटू 2 एंड सो ऑन। एक फार्मूला है बेटा, बाइनोमियल एक्सप्रेशन। 2 चीजें हैं, x और n है। मैथमेटिक्स वाले, इंजीनियरिंग वाले कर भी लेंगे बेटा। ये एक जनरल फार्मूला है और इससे आप कोई भी फार्मूला प्रूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमने मैट्रिक में पढ़ा था। ये भी यहीं से खुलता है असल में। असल कैसे? a प्लस बी को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि a को मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे a रह जाए, यहाँ पे 1 रह जाएगा, प्लस यहाँ पे b बाई a रह जाएगा। याद रखें, जब हम कॉमन लेते हैं तो अंदर a है, इस a को कॉमन पे डिवाइड करो a पर, तो डिवाइड होकर 1 आ जाएगा। यहाँ पे b है, डिवाइड करो इसको कॉमन पर a पर, तो b बाई a रह जाएगा। और होल क्या होगा जनाब? स्क्वायर। ये स्क्वायर इसका भी है a स्क्वायर, ये स्क्वायर इसका भी है 1 प्लस b बाई a होल स्क्वायर। अब आप इसको खोलेंगे बाइनोमियल की तरीके से। 1 अपनी जगह पर, x की बजाय ये है, n की बजाय 2 है। तो जब आप इसका दूसरा साइड खोलेंगे 1 प्लस n से मुराद पावर है, x से मुराद b बाई a है, प्लस n यानी 2 है, n माइनस 1 2 माइनस 1 है,
एक्स स्क्वेयर, एक्स का मतलब है बी बाई ए, इसका स्क्वेयर है, डिवाइडेड बाई 2 प्लस एन, एन से मुराद यहाँ पे 2 है, 2 माइनस 1, 2 माइनस 2 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, बाकी सारी चीज़ें ख़त्म, बस सिर्फ यहाँ तक रह जाएगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 2 बी बाई ए आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 1 1 आ जाएगा, बी स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर आ जाएगा। ए स्क्वेयर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वेयर को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ए विल कैंसिल दिस स्क्वेयर, तो 2ab रह जाएगा, ए स्क्वेयर को इसके साथ करो तो ए स्क्वेयर इसके साथ कैंसिल होकर ये आ जाएगा, तो ए स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर वही आ गया। अगर आप ऊपर क्यूब लगाए, 4 लगाए, जो भी लगाए बेटा, मैट्रिक में आपने जितने भी फार्मूले पढ़े थे सारे में ही इस एक फार्मूले की मदद से कर सकता हूं। तो इस फार्मूले को हम बोलते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। यही फार्मूला आप यहां इस्तेमाल करेंगे, ये फार्मूला आपकी मजबूरी है, याद करना पड़ेगा। चलें जरा करते हैं इसको। यहां पे मैं v कॉमन ले लेता हूं, ब्रैकेट में 1 माइनस डेल्टा v बाई वी, v को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो v आ जाएगा, v को इसके साथ करो v कैंसिल होकर डेल्टा v आ जाएगा, होल पावर गेमा। गेमा इसके ऊपर भी है, गेमा इसके लिए भी है। v पावर गेमा के साथ कैंसिल हो जाएगा ताकि और भी आसान हो जाए। अब इसको खोलो, बाइनोमियल फार्मूला है, x की बजाय ये है, n की बजाय ये है, तो इसका दूसरा साइड 1 प्लस nx, n से मुराद गेमा, x से मुराद माइनस डेल्टा v बाई वी है, क्योंकि वहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस n माइनस 1 डेल्टा v बाई वी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सो ऑन। बेटा मैंने शुरू में क्या कहा था, डेल्टा v क्या है, कम, v हवा का ओरिजिनल वॉल्यूम ज़्यादा है, कम को ज़्यादा पे डिवाइड करो, आंसर बहुत कम, और फिर उस कम का स्क्वायर ले लो, बहुत कम, उसका क्यूब ले लो, बहुत कम, तो जो स्क्वायर है इसको भी निगलेक्ट करो, क्यूब को भी निगलेक्ट करो। मेरा कहने का मकसद है ये स्क्वायर वाली, क्यूब वाली, ये सारे निगलेक्ट कर लो। तो बेटा अगर फार्मूला याद नहीं कर सकते, यहाँ तक तो याद कर सकते हो ना, बस यहाँ तक कर दो, क्योंकि बाकी चीज़ों को हम नेगलेक्ट कर दें। तो क्या आ जाएगा, वन माइनस प्लस माइनस माइनस गेमा डेल्टा v बाई वी, p को इसके साथ करो p माइनस p को इसके साथ करो, डेल्टा p को इसके साथ करो, मल्टीप्लाई करो, डेल्टा p इज वेरी वेरी स्मॉल, प्रोडक्ट बहुत स्मॉल, अगेन निगलेक्ट, प्लस p इधर आकर माइनस कैंसल, ये माइनस इधर आकर प्लस, इसको दूसरी जानिब ले जाओ, व्हाट इज दिस, बुल्क मॉडुलस। इसका मतलब है न्यूटन ने कहा था कि बुल्क मॉडुलस प्रेशर के बराबर है, लैप्लास ने कहा कि ये प्रेशर नहीं, गेमा इनटू प्रेशर। इसका मतलब है एग्जैक्ट फार्मूला जो है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, हवा का बुल्क मॉडुलस की बजाय गेमा इनटू प्रेशर लगा दोगे और डिवाइडेड बाय नीचे हवा की डेंसिटी लगा दोगे। अब ये एग्जैक्ट फार्मूला है और ये करेक्शन जनाब लैप्लास ने की है। तो मेरे आज के टॉपिक का नाम था न्यूटन्स फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड इन फ्लूइड्स, और इसके साथ था लैप्लास करेक्शन। मैंने दोनों आप लोगों को करा दिए। मेरा कहने का मकसद ये है कि मेरे आज का टॉपिक जो है वो भी ख़त्म हो गया, और एग्जैक्ट फार्मूला फॉर द स्पीड ऑफ साउंड एयर जो है वो ये है। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच।